हेलो फ्रेंड, माई सेल्फ डॉक्टर बलबीर सिंह। बायोलॉजी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक है बेसिस ऑफ एनिमल क्लासिफिकेशन और क्राइटेरिया ऑफ एनिमल क्लासिफिकेशन। इसमें पहले यह समझ लीजिए कि क्लासिफिकेशन क्या है, क्यों ज़रूरी है। इसको पहले भी आपको पहले वाले वीडियो में आपको समझाया गया है। बेसिस क्या है, जैसे किसी भी ग्रुप को डिवाइड करना है तो उसको अलग अलग क्राइटेरिया बनाते हैं। जैसे आप क्लास में अगर स्टूडेंट को डिवाइड करना है तो उसको आप बॉयज़ गर्ल्स के रूप में डिवाइड कर सकते हैं, या उनके क्लास के रूप में डिवाइड कर सकते हैं, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, या उनको उनके सब्जेक्ट के रूप में डिवाइड कर सकते हैं। इसी तरह से एनिमल की भी क्लासिफिकेशन है, उनके अलग अलग बेसिस है, अलग अलग क्राइटेरिया है। उसी क्राइटेरिया पर आज डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से क्राइटेरिया है और उसको मैं अलग अलग पॉइंट में डिवाइड करके उस पर डिस्कशन किया जाएगा। जैसे है सिमेट्री, जर्म लेयर और ट्रिप्लोब्लास्टिक, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, सिलोम, मेटामेरिज्म, नोटोकॉर्ड, ऐसे और भी बेसिस है, बट इसी पर मैं फोकस करूंगा। फर्स्ट है सिमेट्री। सिमेट्री है और तो दो पार्ट में डिवाइड है, एसिमेट्री एंड सिमेट्री। लाइक एसिमेट्री और asymmetrical animals. When an animal cannot be divided into like parts by a plane, like amoeba, most of sponges. आप ऐसे उसको फिगर के रूप से डिस्क्राइब कर सकते हैं। अमीबा है, अमीबा का आपने फिगर देखा होगा, उसका कोई एक फिक्स स्ट्रक्चर नहीं होता है। अब इसको आप किसी भी प्लेन से टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड नहीं कर सकते हैं। तो अमीबा क्या है, एसिमेट्रिकल एनिमल्स है। मीन्स इसके मेन एक्सिस से, इसको बीच से अगर डिवाइड करें टू पार्ट में इक्वल नहीं हो रहा है, तो ऐसे एनिमल को हम एसिमेट्रिकल एनिमल कहते हैं। इसी तरह से सिमेट्रिकल एनिमल, क्योंकि एनिमल कई उसके स्ट्रक्चर होते हैं, कोई राउंडेड होता है, कोई सर्कुलर होता है, तो उस बेस पर इसको अलग अलग डिवाइड किया गया है। जैसे कुछ प्रोटोजोअन्स हैं जो स्फेरिकल होते हैं, गोल होते हैं, जैसे हेलियोजुआ, रेडियोलैरिया, ये एग्जाम्पल हैं प्रोटोजोअन्स के। यह राउंडेड होता है। अब किसी भी गेंद को, किसी भी बाल को आप किसी भी एक्सिस से डिवाइड करेंगे तो टू इक्वल पार्ट्स में हो जाएगा। जैसे इसको ऐसे समझ सकते हैं आप, यह कोई गोल है, राउंडेड पार्ट है, राउंडेड एनिमल है। इसको आप किसी भी प्लेन से आप डिवाइड करेंगे, वह टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा। अगर इस तरह से कोई एनिमल है तो इसको हम कहते हैं स्फेरिकल सिमेट्री, स्फेरिकल सिमेट्री। और जो डिवाइड नहीं था, इसके पहले मैं बताया था ए सिमेट्रिकल
एनिमल या एसिमेट्री। ठीक है, अब सेकेंड पॉइंट है रेडियल सिमेट्री। रेडियल सिमेट्री किस तरह के एनिमल्स में पाई जाती है? ये रेडियल मीन्स ऐसे एनिमल जो फ्लैट हों, चपटे हों या टॉल सिलेंड्रिकल है, जिसमें सिलेंडर पाया जाता है। ऐसे जो बॉडी फार्म है वह पोरीफेरा के हैं, सिलेंट्रेट के हैं, टीनोफोरा एंड इकाइनोडर्मेट। इकाइनोडर्मेट ऐसे इसको इस तरह से समझ सकते हैं, स्फेरिकल ये एनिमल है चिपटा या फ्लैट, या ये सिलेंडर भी हो सकता है। अब इसको आप जैसे इसको आप यहाँ से डिवाइड करेंगे तो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो गया। इसको ऐसे भी डिवाइड करेंगे, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल, लॉन्गिट्यूडिनल, किसी भी तरह से किसी भी प्लेन में डिवाइड करेंगे वो 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होता है। इस तरह के जो सिमेट्री है उसको कहते हैं रेडियल सिमेट्री। अब इसी तरह से कोई सिलेंडर है, मान लो इस तरह से कोई एनिमल है, ये एनिमल है, ये सिलेंडर हो गया। अब इसको भी आप ऐसे पूरे डिवाइड कर सकते हैं, इसको ऐसे कट करेंगे तो 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होगा। इस तरह की जो सिमेट्री होती है उसको हम रेडियल सिमेट्री कहते हैं। अब इसमें अलग अलग है, याद रखना है आपको। पोरीफेरा, कुछ पोरीफेरंस हैं, ऑल सिलेंट्रेट्स, टीनोफोरा एंड इकाइनोडर्मेटा। अब इकाइनोडर्मेटा को आप जैसे स्टार फिश है, स्टार फिश में कितने आर्म्स होते हैं? 5 आर्म होता है। फाइव आर्म होते हैं। अब इसको यहाँ से आप प्लेन अगर कट करेंगे तो 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गया। यहाँ से भी आप अगर कट करेंगे तो 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गया। इस तरह की जो सिमेट्री होती है उसको हम कहते हैं रेडियल सिमेट्री। इसके एग्जांपल हैं एडल्ट पोरीफेरा। इसके पहले भी आपको जो सिमेट्री बताई गई है सिमेट्रिकल, मोस्टली एसिमेट्रिकल होते हैं एनिमल, बट उनके जो लार्वा होते हैं, जो लार्वल फार्म होते हैं पोरीफेरन के, वो रेडियल सिमेट्री शो करते हैं। इसी तरह से एडल्ट इकाइनोडर्मेट रेडियल सिमेट्री होती है उसमें, बट उनके जो लार्वल फार्म होते हैं उसमें बाइलैटरल सिमेट्री पाई जाती है। तो इस तरह से आपको रेडियल सिमेट्री को याद करना है। अब नंबर आता है बाइरेडियल सिमेट्री। बाइरेडियल सिमेट्री कुछ ही तरह के एनिमल्स में पाए जाते हैं और इसमें किसी भी एनिमल को 2 अलग अलग प्लेन में डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, जैसे लॉन्गिट्यूडिनल एंड सैजिटल एक्सिस, या जिसको हम बाइलैटरल सिमेट्री कहते हैं। इसी तरह से अदर जो पार्ट है उसका लॉन्गिट्यूडिनल एंड ट्रांसवर्स एक्सिस में उसको कट कर सकते हैं या उसको डिवाइड कर सकते हैं। तो इसमें जो है जो एनिमल्स होते हैं, जैसे ये है कोई एनिमल है, इसको आप लॉन्गिट्यूडिनल एंड इसको आप
इस तरह से भी डिवाइड कर सकते हैं। एक यह डिवीजन हो गया, इससे भी 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाएगा और यहाँ से भी 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा। इसको कहते हैं बाई रेडियल सिमेट्री। ठीक है, इसका एग्जांपल है टिनोफोरा एंड मोस्ट एंथोजोआ। जैसे सी एनीमोन है, उसमें इस तरह की सिमेट्री पाई जाती है। नेक्स्ट है बाइलैटरल सिमेट्री। बाइलैटरल सिमेट्री जो हायर एनिमल्स होते हैं उन सभी में पाया जाता है। इसमें जो फर्स्ट फाइलम है जिसमें ये पाई जाती है प्लेटीहेल्मिन्थीस। प्लेटीहेल्मिन्थीस में बाइलैटरल सिमेट्री पाई जाती है। इसका मतलब क्या होता है, पहले इसको समझ लीजिए। बाइलैटरल सिमेट्री क्या है? बाइलैटरल सिमेट्री में किसी भी एनिमल को सपोज करिए कि कोई एनिमल है, किसी भी तरह का एनिमल हो सकता है, इसको केवल आप एक ही प्लेन से डिवाइड कर सकते हैं पूरे बॉडी को, और उससे जो है 2 हाफ पार्ट डिवाइड होते हैं, या कह सकते हैं कि बोथ पार्ट्स आर सुपर इम्पोज, मीन्स एक दूसरे दोनों अलाइक होंगे, एक जैसे होंगे। इस तरह के जो डिवीजन है उस डिवीजन को कहते हैं बाइलैटरल। जैसे ह्यूमन बींग्स है, ह्यूमन बींग्स को जब आप एक एक्सिस से डिवाइड करेंगे तो उसके 2 इक्वल पार्ट्स डिवाइड होंगे, और किसी दूसरे पार्ट से डिवाइड नहीं हो सकता है, होगा लेकिन वह इक्वल पार्ट में डिवाइड नहीं होगा। इस तरह से इसको हम बाइलैटरल सिमेट्री कहते हैं। तो इस तरह से हो गए एसिमेट्रिकल, जिसको किसी भी एक्सिस से आप डिवाइड करेंगे वो 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड नहीं होंगे। कुछ ऐसे स्फेरिकल सिमेट्री, जो गेंद है, बॉल है, उसको किसी भी एक्सिस से आप किसी भी पार्ट से डिवाइड करेंगे और 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। रेडियल सिमेट्री जो फ्लैट होते हैं या ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं एनिमल्स, उसमें आप किसी भी प्लेन से डिवाइड कर सकते हैं। बाई रेडियल में 2 पार्ट्स में डिवाइड हो सकते हैं इक्वल, एंड बाइलैटरल सिमेट्री में केवल एक ही एक्सिस से आप डिवाइड करेंगे तो वो 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड होंगे। नेक्स्ट जो पॉइंट्स हैं, नेक्स्ट पॉइंट जर्म लेयर। जर्म लेयर या आप जानते हैं या पढ़े भी होंगे कि एनिमल डिप्लोब्लास्टिक होता है या ट्रिप्लोब्लास्टिक होता है। मीन्स जब जर्म लेयर बनती है, जर्म लेयर कब बनेगी? उसके गैमेट्स फ्यूज करेंगे, फ्यूजन के बाद उसमें जाइगोट बनते हैं, जाइगोट डिवाइड होगा तो एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म। अगर किसी एनिमल में एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म फॉर्म होता है, 2 लेयर, इस तरह से हम कर सकते हैं। यह एम्ब्रियो है तो एक लेयर हो गई एक्टोडर्म और सेकेंड हो गई सेकेंड लेयर एक्टोडर्म एंड जो एक्सटर्नल है, एंड इंटरनल लेयर
इंडोडर्म। तो इस तरह से जो एम्ब्रियो फार्म हुआ उसमें कितने लेयर हुए, एक्टोडर्म एंड इंडोडर्म। इस तरह के जो एनिमल्स हैं जिसमें एक्टोडर्म एंड इंडोडर्म लेयर पाई जाती है, इसको कहते हैं डिप्लोब्लास्टिक। डिप्लोब्लास्टिक एनिमल ओनली टू एम्ब्रियोनिक जर्म लेयर, एक्टोडर्म एंड इंडोडर्म। इसके एग्जाम्पल हैं सिलेंट्रेट या निडेरिया। एंड कुछ हायर एनिमल होते हैं जिसमें जो थोड़े डेवलप्ड जो एनिमल होते हैं उसमें 3 लेयर पाई जाती है, 2 के अलावा एक्टोडर्म, इंडोडर्म के बाद जो न्यू जो लेयर डेवलप होती है उसको कहते हैं मीजोडर्म। अब ये मीजोडर्म कहाँ पर डेवलप होगी? मीजोडर्म लेयर एक्टोडर्म एंड इंडोडर्म के बीच में जब डेवलप होती है, ऐसे लेयर जो बीच में फॉर्म होती है इसको कहते हैं, यह दोनों के बीच में होती है। This layer is sandwiches between ectoderm and endoderm, means ectoderm, endoderm, and जो सेकेंड लेयर डेवलप होती है उसको कहते हैं थर्ड लेयर मीजोडर्म। इस तरह के एनिमल को कहते हैं, अगर एक्टोडर्म, मीजोडर्म एंड थर्ड इंडोडर्म, अगर किसी एनिमल के एम्ब्रियो में या जर्म 3 लेयर या 3 लेयर्स डेवलप होती है तो उसको बोलते हैं ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल। ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स 3 लेयर बनती है। और इसका एग्जाम्पल है, अब आप इसको बहुत आसानी से याद कर सकते हैं, डिप्लोब्लास्टिक एनिमल कौन होंगे, ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल कौन से होंगे। अगर जर्म लेयर, इसको एम्ब्रियोनिक जर्म लेयर में 2 लेयर बन रही हैं, एक्टोडर्म, इंडोडर्म, तो केवल इसका एक ही एग्जाम्पल है फाइलम सिलेंट्रेटा और निडेरिया। और उसके बाद जो ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स हैं वह जो फाइलम सिलेंट्रेट के बाद है, प्लेटीहेल्मिन्थीज, एस्केल्मिन्थीज, एनेलिडा, मोलस्का, आर्थ्रोपोडा, इकाइनोडर्मेटा एंड कार्डेटा। मीन्स जितने हायर एनिमल्स या सिलेंट्रेट के बाद के जो फाइलम है वह सभी में कि जो एम्ब्रियोनिक जर्म लेयर है या एम्ब्रियो है उसमें 3 जर्म लेयर्स फॉर्म होती है, एक्टोडर्म, मीजोडर्म एंड इंडोडर्म। इसको आप बहुत आसानी से याद कर सकते हैं। नेक्स्ट है लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अब हाँ, एक चीज़ और इसमें भूल गए कि आप सोच सकते हैं कि 2 फाइलम का नाम नहीं लिया गया, प्रोटोजोआ एंड पोरीफेरा। इनका नाम इसमें नहीं लिया गया क्योंकि इन दोनों में जर्म लेयर नहीं बनती है। पोरीफेरा में क्योंकि यह सेलुलर लेवल के ऑर्गेनाइजेशन इसमें होता है तो इसमें सेल ही एग्रीगेट होती है अलग अलग पार्ट में, तो इसमें जर्म लेयर नहीं बनते हैं। प्रोटोजोआ यूनिसेलुलर है, इसलिए इसमें कोई गैमेट फार्मेशन नहीं होता है, फ्यूजन नहीं होता है कि वह जर्म लेयर फार्म करे। तो जर्म लेयर किस फाइलम से शुरू होता है, सिलेंट्रेट से। इसको आपको ध्यान रखना है। थर्ड लेयर जो लेवल है, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अब ये डिपेंड करता है कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ एनिमल्स। अब आप शुरू करते हैं जब फाइलम को
प्रोटोजोआ, पोरीफेरा, सिलेंट्रेट, प्लेटीहेल्मिन्थीज, एस्केल्मिन्थीज, एनिलिडा, मोलस्का, आर्थ्रोपोडा, इकाइनोडर्मेटा एंड कार्डेटा। इस तरह से आप, क्यों ऐसा कहा जाता है? क्योंकि वो ग्रेजुअली कॉम्प्लेक्स होते गए, उसी बेस पर ऑर्गेनाइजेशन की बात हम करते हैं और उसी बेस पर उसका लेवल डिसाइड होता है। तो उसको हम देखते हैं कि इसमें कितने टाइप्स के। अब इसमें है फर्स्ट प्रोटोप्लाज्मिक ए सेलुलर, उसका एग्जांपल है प्रोटोजोआ। पहले इसको समझ लीजिए। इसके आप स्टडी किए होंगे व्हिटेकर के 5 किंगडम सिस्टम, तो उसमें प्रोटिस्टा में प्रोटोजोआ को रखा गया है, उसमें उसकी स्टडी करते हैं इसको। लेकिन यहाँ पर हम इसको थोड़ा सा इसको डिस्क्राइब करेंगे। ये प्रोटोप्लाज्मिक और ए सेलुलर है। ए सेलुलर क्यों कहा जाता है? इसमें बहुत कंफ्यूजन है। ए सेलुलर एंड सेलुलर, प्रोटोजोन्स ए सेलुलर लेवल का ऑर्गेनाइजेशन है या सेलुलर लेवल का ऑर्गेनाइजेशन है? तो इसको पहले समझ लीजिए। इसको हम ए सेलुलर क्यों कहते हैं? क्योंकि जो एक सेल है, सेल की एक सेल थियरी होती है। सेल थियरी में क्या है कि सेल इज अ फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। सेल जो है वह जीवन की एक आधार इकाई है। वो एक क्रम से डिवाइड होती है, 1 से 2 वो सेल में डिवाइड होती है। लेकिन यहाँ पर प्रोटोजोन्स क्या है? वह एक इंडिविजुअल्स है, एक फ्री एनिमल्स है, और जितनी भी वाइटल एक्टिविटीज़ हैं प्रोटोजोन्स की, वह एक ही सेल के अंदर कंप्लीट होती है। और इसका ये बनते हैं प्रोटोप्लाज्मिक मटेरियल से। जैसे उसमें एक सेल के अंदर जो चीज़ें पाई जाती हैं वह एक एनिमल के अंदर पाई जाती है, इसलिए इसको हम ए सेलुलर कहते हैं, क्योंकि यह सेल थियरी को फॉलो नहीं करता है। अब हम यहाँ से शुरू करते हैं सेलुलर लेवल के ऑर्गेनाइजेशन। स्पंजेस, स्पंज में अगर आप स्टडी करेंगे या किए होंगे तो उसमें सेल क्या है? एग्रीगेशन ऑफ सेल। देखिए जो स्पंजेस हैं यह मेटाजोन्स में आते हैं, मल्टी सेलुलर में आते हैं। स्पंजेस से लेकर के जितने भी कार्डेट हैं या वर्टिब्रेट्स हैं, ये सभी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म हैं। मल्टी सेलुलर में एक से अधिक सेल पार्टिसिपेट करती है। यहाँ पर क्या है स्पंजेस में कि जो सेल है या एनिमल्स हैं वो डिफरेंट सेल के एग्रीगेशन से फॉर्म होती है। और यह जो सेल है यह इंडिपेंडेंट है वर्क करने के लिए। सभी सेल इंडिपेंडेंट है और यह एग्रीगेट होती हैं। कुछ तो मेसेनकाई में होती है, कुछ सेल ऐसी हैं जो पिनेकोसाइट फार्म करती हैं, कुछ पोनोसाइट फार्म करती हैं। अब सबका अलग अलग का वर्क है। जैसे पिनेकोसाइट क्या है, जिसको हम पिनेकोसाइट क्या है? बाहर की लेयर बनाती है। इसी तरह से कोइनोसाइट क्या है? ये फ्लैजिलेट सेल है, यह न्यूट्रिशन में पार्टिसिपेट करती है, न्यूट्रिशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। इसी तरह से क्रोमोसाइट है, क्रोमोसाइट्स पिगमेंट के लिए। इसी तरह से थीसोसाइट सेल, जो थीसोसाइट सेल होती है वह मटेरियल को, फूड को स्टोर करती है। आर्कियोसाइट है। तो डिफरेंट टाइप की सेल्स हैं जो अलग अलग फंक्शन करती हैं, इसलिए इसको हम सेलुलर लेवल के ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। उसका एग्जांपल है स्पंज।
सेकेंड वन है सेल टिश्यू लेवल। अब इसमें क्या है, सेल टिश्यू लेवल का एग्जांपल क्या है, इसका एग्जांपल है उसके नेक्स्ट जो अब टिश्यू क्या है, टिश्यू किसे कहेंगे, कुछ सेल्स मिल करके जिस को बनाती हैं उसको टिश्यू कहते हैं। जैसे टिश्यू क्या है, एग्रीगेशन ऑफ सेल्स। तो टिश्यू सेल के एग्रीगेशन से बनती है और वह सभी एक जैसे वर्क करती हैं। टिश्यू क्या है, जितनी भी सेल्स होंगी उनका फंक्शन एक जैसा होगा। इसमें क्या है कि सेल एंड टिश्यू लेवल क्यों कहते हैं, क्योंकि जितने सेल एंड थ्रेड्स हैं उसमें सेल स्कैटर्ड होते हैं, लेकिन जो उसमें जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट नर्व सेल्स, यह प्राइमरी लेवल के नर्व सेल होते हैं जो सबसे पहले इसमें अपीयर होती हैं। यह इसमें गैंग्लियन नहीं पाए जाते हैं। ये क्या करते हैं कि एक नर्व नेटवर्क फॉर्म करते हैं पूरे बॉडी में, एक दूसरे से अपने इम्पल्सेस को ट्रांसमिट करते हैं। तो ये सभी सेल जब एक साथ मिलती हैं तो ये क्या बनाते हैं, टिश्यू। इसलिए इसको कहते हैं सेल टिश्यू। मतलब कुछ सेल्स भी हैं जो स्वतंत्र रूप में है और कुछ सेल्स जैसे नर्व सेल्स हैं, तो नर्व सेल्स मिल करके यह टिश्यू को फॉर्म करती हैं। इसलिए इसको हम टिश्यू सेल टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। ठीक है, नर्व सेल कनेक्टेड फॉर्मिंग और नर्व नेट। ओके, अब इसके बाद आता है टिश्यू ऑर्गन लेवल, एग्रीगेशन ऑफ टिश्यू इनटू ऑर्गन्स। देखिए सेल्स एग्रीगेट होकर के क्या बनाएंगे, टिश्यू, एंड टिश्यू एग्रीगेट होकर क्या बनाएंगे, ऑर्गन, एंड ऑर्गन एग्रीगेट होकर के क्या बनाएंगे, ऑर्गन सिस्टम, एंड सभी ऑर्गन सिस्टम मिलकर के क्या बनाते हैं, बॉडी या कंप्लीट एनिमल। तो इस तरह से अब ये किसमें देखा जाता है, प्लेटीहेल्मिन्थेस के मेंबर में टिश्यू एग्रीगेट होकर के ऑर्गन्स फॉर्म करते हैं। जैसे प्लेटीहेल्मिन्थेस का एग्जांपल आप टेपवर्म को ले सकते हैं। अब उसमें आप देखिए ऑर्गन्स कौन से हैं, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं जो एक पूरा अलग अलग सेल्स हैं, वो एक ऑर्गन फॉर्म की हैं। इसी तरह से नेक्स्ट है ऑर्गन सिस्टम लेवल। ऑर्गन सिस्टम लेवल में क्या होता है कि अलग अलग ऑर्गन मिल करके एक कंप्लीट सिस्टम डेवलप करते हैं। जैसे हायर एनिमल, जैसे ह्यूमन बींग समझ लीजिए या मैमेलिया समझ लीजिए। अब आप मैमेलियंस में देखिए डाइजेस्टिव सिस्टम। अब डाइजेस्टिव सिस्टम क्या है, यह ऑर्गन सिस्टम रेस्पिरेटरी सिस्टम में है, नोज है, नॉस्ट्रिल है, फेरिंग्स है, एंड विंड पाइप है, लंग्स हैं। ये सभी पार्टिसिपेट करके एक रेस्पिरेटरी सिस्टम फॉर्म करते हैं। इस तरह से जो एनिमल है, जो ऑर्गन सिस्टम डेवलप होता है, तो सबसे पहले देखा गया निमर्टिया एनिमल्स है, जिसको हम रिबन वर्म भी कहते हैं। उसमें यह शुरू हुई और लास्ट इसके पहले प्लेटीहेल्मिन्थेस है, निमर्टिया है, फिर एस्केल्मिन्थेस। उसके बाद जितने भी ऑनवर्ड जितने भी एनिमल्स हैं या जितने भी फाइलम है, क्लास है, सभी में ऑर्गन सिस्टम लेवल पाया जाता है। तो इस तरह से कौन कौन से हो गए, ये सेलुलर टिश्यू लेवल, ऑर्गन लेवल एंड ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है। अब नेक्स्ट है सीलोम और बॉडी कैविटी। ये क्या है, सीलोम क्या है, पहले इसको आप समझ लीजिए।
अब नेक्स्ट है सिलोम और बॉडी कैविटी। ये क्या है? बॉडी वॉल और डाइजेस्टिव सिस्टम के बीच में, या जो बीच में एलिमेंट्री कैनाल होती है, इसके बीच में अगर कोई पाउचेज हैं, कोई स्पेस है, तो इसको हम कहेंगे सिलोम कह सकते हैं, नहीं भी कह सकते हैं। लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जिसमें पूरी बॉडी कॉम्पैक्ट होती है, टिश्यू बने होते हैं, उसमें मेसेनकाइमल सेल्स फिक्स होते हैं, भरे रहते हैं, मतलब कोई स्पेस नहीं है। या तो एनिमल होंगे जिसमें स्पेस नहीं है, या ऐसे होंगे जिसके इसमें स्पेस होगा, तो उसके बेस पर एनिमल को कैटेगराइज करते हैं। ठीक है, अगर कैविटी बनती है तो उसको हम सिलोम कह सकते हैं, और फाल्स भी सिलोम हो सकता है, ट्रू भी हो सकता है। अब उसकी क्राइटेरिया है, उसको हम समझते हैं क्या है। तो इस तरह से उनके बेस पर एनिमल को 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। 3 तरह की कैटेगरी उसकी हम बना सकते हैं। ऐसे एनिमल जिसमें अभी बताया ना कि कोई भी स्पेस नहीं है, कॉम्पैक्ट है, बॉडी वॉल एंड डाइजेस्टिव ट्रैक के बीच में अगर कोई कैविटी नहीं है, गैप नहीं है, स्पेस नहीं है, तो उसको हम कहते हैं एसिलोमेट। एसिलोमेट एनिमल्स, नो स्पेस occurs in between body wall and gut wall or endoderm। तो अब इसमें क्या है, जो ये बॉडी वाला वो क्या है, एक्टोडर्म है, और ये क्या है, अंदर बनाती हुआ इंडोडर्म के बीच में कोई गैप नहीं है। तो अब इसमें इसके एग्जांपल कौन कौन से हैं? पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा, टिनोफोरा, प्लेटीहेल्मिन्थीस एंड नेमर्टिनिया। ये इसके एग्जाम्पल हैं जिसमें कि सिलोम या स्पेस या कैविटी नहीं पाई जाती है, ये पूरी तरह से उसमें कॉम्पैक्ट होती है। इसलिए भी है, जैसे प्लेटीहेल्मिन्थीस क्या है, ये चिपटा होता है, तो इसमें ऐसे भी कोई स्पेस बनने की संभावना नहीं होती है, फ्लैट होता है। अब नेक्स्ट है स्यूडोसिलोमेटा। स्यूडोसिलोमेटा क्या है? इसको हम फाल्स सिलोम कहते हैं। पहले समझिए कि सिलोम जो है वो, इसे हम ट्रू सिलोम कहेंगे, पहले इसको आप समझ लीजिए। ट्रू सिलोम मीन्स जो स्पेस फॉर्म हो रही है, उस स्पेस की जो लेयरिंग है या जो लेयर है वह मेसोडर्म से बनती है। अगर ऐसे स्पेस जिसमें मेसोडर्म पार्टिसिपेट नहीं करता है, फाल्स सिलोम किसे कहेंगे? स्पेस नॉट लाइन बाय मेसोडर्म। मेसोडर्म अगर फॉर्म नहीं कर रही है तो उसको हम कहेंगे, उसके एग्जांपल हैं एस्केलमेंथीज या इस तरह के जो एनिमल हैं, उसको हम कहेंगे स्यूडोसिलोमेट, या उस तरह के सिलोम को कहेंगे स्यूडोसिलोमेटा। अब इसको आप ऐसे समझ सकते हैं। अब ये है, सपोज करिए जैसे स्कैरिस में पाया जाता है, ये बॉडी वॉल है और ये अंदर उसके डाइजेस्टिव ट्रैक, ठीक है, इंटेस्टाइन है, बीच में ये स्पेस, ये लेयर हो गई और बीच में स्पेस है। अब इसमें जो अब ये गोनेड्स है, इसके बाद जो स्पेस है, ये स्पेस है, इस स्पेस को कहते हैं स्यूडोसिलोम। स्यूडोसिलोम कहा जाता है। क्यों? ये फाल्स है। फाल्स क्यों है? इसका एक सिलोम, एक ट्रू सिलोम कब बनता है?
जब इसकी लेयर दोनों तरफ से अगर कोई स्पेस है उसको मेसोडर्म की लेयर फॉर्म करती है, उसे सिलोम बोलते हैं, ट्रू सिलोम बोलते हैं। लेकिन स्यूडोसिलोम में क्या होता है, स्पेस तो बनता है लेकिन उसको मेसोडर्म लेयरिंग नहीं करती है, उसको इंक्लोज नहीं करती है। इस तरह से ऐसे जो एनिमल हैं उनको हम सीडोसिलोमेट्स कहते हैं, और जो सिलोम है वो फाल्स सिलोम होता है। ठीक है, नेक्स्ट है सिलोमेटा और यू सिलोमेटा। ये इसको कैसे हम समझेंगे, अब ये बनते कैसे हैं पहले इसको समझिए। पहले ये समझ लीजिए कि ट्रू सिलोम क्या है। बॉडी स्पेस इनक्लोज्ड बाय मेसोडर्म आर बोथ साइड्स बाय मेसोडर्म ऑन बोथ साइड। अगर सिलोम जो कैविटी है उसको दोनों तरफ से मेसोडर्म इनक्लोज्ड की है तो उसको हम ट्रू सिलोम कहेंगे। ठीक है, जैसे सपोज करिए यह कोई एनिमल्स है कि टीएस है, अब इसमें जो मान लीजिए यह सिलोम है या स्पेस है, यह स्पेस किससे इनक्लोज्ड है, मेसोडर्म। ये जो लेयर होगी ये लेयर किसकी बनी है, मेसोडर्म की। इसे हम कहेंगे ट्रू सिलोम, क्योंकि यह स्पेस, यह जो सिलोम फॉर्म हो रहा है, यह सिलोम किससे फॉर्म हो रहा है, मेसोडर्म की लेयर बन रही है। बॉडी के अंदर अगर मेसोडर्म की लेयर बन रही है तो उसे हम ट्रू सिलोम कहेंगे, जिसमें स्पेस तो होता है लेकिन मेसोडर्म उसको सराउंड नहीं करेगी या नहीं करी रहती है तो उसको हम स्यूडोसिलोम कहते हैं। और जिसमें एक भी स्पेस नहीं होता है उसको हम सिलोम बोलते हैं। ठीक है, तो तीन तरह की कैटेगरी हो गई। अब इसमें भी जो सिलोमेट्स हैं उसमें भी दो तरह की होती हैं। साइजोसिलोमेट, सिलोम फॉर्म बाय स्प्लिटिंग ऑफ इंडोमेसोडर्मल बैंड्स, जिसके एग्जांपल हैं एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा एंड मोलस्का। इसी तरह से जो सेकेंड है एंटेरोसिलोमेट, सिलोम arises from larval enteron, it is called on enterosil। इसका एग्जांपल है इकाइनोडर्मेटा, हेमिकार्डेटा एंड कार्डेटा। इसका डिटेल कभी जो वीडियो बनेगा सिलोम का तो उसमें डिटेल बताया जाएगा कैसे इसका डेवलपमेंट होता है, किस तरह से होता है। तो इसको आपको याद रखना है कि साइजोसिलोमेट्स में एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा एंड मोलस्का के फाइलम आते हैं, और एंटेरोसिलोमेट्स में इकाइनोडर्मेटा, हेमिकार्डेटा एंड मतलब हेमिकार्डेटा के बाद या कह सकते हैं कि इकाइनोडर्मेटा के बाद जितने भी एनिमल्स हैं सभी एंटेरोसिलोमेट्स में आते हैं। ठीक है, अब इसके बाद नंबर आता है मेटामेरिज्म। ये मेटामेरिज्म क्या है इसको पहले आप समझ लीजिए। अब सबसे अच्छा एग्जांपल है एनिलिडा। एनिलिडा में आप देखेंगे, एनिलिडा में एक्सटर्नल एंड इंटरनल दोनों डिवीजन आपको दिखाई देते हैं। एक्सटर्नल एंड इंटरनल ये दोनों दिखाई देते हैं एनिलिडा में। अब आप देखेंगे, आप देखते भी होंगे, अगर अर्थवर्म को देखिए तो इसकी जो एक्सटर्नल बॉडी है वो आपको खंडयुक्त दिखती है, शो करती है, लेकिन उसके साथ साथ उसकी इंटरनल पार्ट भी डिवाइड होते हैं।
लेकिन कहाँ तक डिवीजन होते हैं? केवल अप टू डाइजेस्टिव सिस्टम। तो डाइजेस्टिव सिस्टम जो होते हैं, जो ट्रैक होते हैं एलिमेंट्री कैनाल, तो वह तो स्ट्रेट होती है, लेकिन जो डिवीजन कहाँ से होगा? एक्टोडर्म और उसके बीच में होता क्या है उसमें? आप देखेंगे कि उसके जो आर्गन्स हैं, इंटरनल आर्गन्स भी डिवाइड होते हैं, अलग अलग खंड में डिवाइड होते हैं। जैसे आप नेफ्रिडिया, नंबर साफ नेफ्रिडिया उसमें पाई जाती है। उसके जो आर्गन्स हैं, रिप्रोडक्टिव आर्गन्स, वो भी खंड में डिवाइड होती है। तो इस तरह से जो डिवीजन है उसको हम मेटामेरिज्म बोलते हैं। अगर इंटरनल आर्गन्स उसके डिवाइड हैं तो वह ट्रू मेटामेरिज्म है एनिलिडा में। इसी तरह से एनिलिडा के बाद है आर्थ्रोपोडा है, उसमें भी होते हैं और हायर में भी पाए जाते हैं। जो वर्टिब्रेट्स होते हैं, वर्टिब्रेट्स के जो मेंबर हैं उसमें इंटरनल डिवीजन होता है, या कह सकते हैं कि इंटरनल मेटामेरिज्म होते हैं। ठीक है, जैसे हम लोगों के केस में क्या है? हम लोगों के केस में क्या वर्टिब्री है? वर्टिब्री या सोमाइट्स शुरू बनते हैं। तो ये क्या है? ये इंटरनल मेटामेरिज्म है, इंटरनल डिवीजन है किसके? वर्टिब्री के। तो हायर में क्या होता है? एक्सटर्नल डिवीजन नहीं होते, इंटरनल मेटामेरिज्म होते हैं। ठीक है, तो इसके बेस पर आप समझ सकते हैं कि जो ऑर्गन्स हैं वो बार बार रिपीट हो रहे हैं बॉडी के अंदर, तो उसको हम मेटामेरिज्म बोलते हैं। जो केवल बाहर से डिवाइड होते हैं, जिसमें कि इंटरनल पार्ट डिवाइड नहीं होते हैं, उसे हम फॉल्स मेटामेरिज्म कहते हैं। इसी तरह से जो एक और पॉइंट्स है, जो नोटोकार्ड है, 6th पार्ट नोटोकार्ड। अब देखिए, एनिमल्स को 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। ऐसे एनिमल जिसमें नोटोकार्ड नहीं पाए जाते हैं, इसको कहते हैं नॉन कार्डेटा एंड कार्डेटा। ठीक है, तो नॉन कार्डेटा कहाँ तक आएगा? इकाइनोडर्मेटा और प्रेजेंटली जो हेमिकार्डेटा है, हेमिकार्डेटा तक जो प्रोटोकार्डेट का पार्ट था, एक सब डिवीजन था प्रोटोकार्डेट का, हेमिकार्डेटा। तो कह सकते हैं अप टू हेमिकार्डेटा, ये सभी किस में आएंगे? नॉन कार्डेट में। और कार्डेट में कौन सा मेंबर आएंगे एनिमल का? उसमें है यूरो कार्डेटा, सिफेलो कार्डेटा एंड उसके बाद जितने वर्टिब्रेटा है, इसकी भी कंडीशन है। ये है क्या? नोटोकार्ड क्या है, इसको पहले समझ लीजिए। नोटोकार्ड एक इंटरनल इंडोस्केलेटन है, या कह सकते हैं कि यह इंडोस्केलेटन है। ये बॉडी को सपोर्ट प्रोवाइड करता है। जैसे कोई, मान लीजिए कोई एनिमल है, इसमें एक हार्ट टफ सेल्स होती हैं जो कि बॉडी को सपोर्ट देती हैं। इसी को नोटो कार्ड कहते हैं। ठीक है, लेकिन अब आप देखिए, नोटो कार्ड ऑल टाइम, ऑल लाइफ पर्सिस्ट किस में होती हैं? यूरोकार्डेटा एंसिफेलोकार्डेटा के मेंबर में। लेकिन यूरोकार्डेटा में किस में पाई जाती हैं? केवल उसके लार्वल
कंडीशन में, और सिफेलोकार्डेटा में उसके लाइफ में, जैसे ब्रेंकियोस्टोमा है जिसको एम्फियाक्सिस बोलते हैं, उसमें पाई जाती है। अब नोटोकार्ड है क्या? नोटोकार्ड जीवन के जो एम्ब्रियोनिक या कह सकते हैं जो डेवलपमेंट हो रहा है, डेवलपमेंट के किसी भी टाइम ये अपीयर होता है। जैसे हायर के केसेस में क्या है, वह एम्ब्रियोनिक स्टेज में किसी न किसी टाइम ये नोटोकार्ड बनेगा, लेकिन बाद में नोटोकार्ड किसमें रिप्लेस हो जाता है या किसमें कन्वर्ट हो जाता है? वर्टिब्रल कॉलम में। वर्टिब्रल कॉलम में कन्वर्ट, जैसे हम लोग केसेस में, हम लोगों में क्या जो रिप्स है, ये क्या है? ये रिप्स ही नोटोकार्ड बाद में रिप्लेस हो करके या कन्वर्ट होके ट्रांसफॉर्म हो करके वर्टिब्रल कॉलम बनाती है। अगर नोटोकार्ड रहेगा, अब है क्या, हम लोगों को बेंड होना है, आगे की तरफ झुकना है, तो ये क्या होती है, छोटे छोटे रिप्स में डिवाइड रहती है, या ये रिप्स जो बनते हैं यह फ्लेक्सिबल हो सकते हैं। इसमें जो दोनों के बीच में स्पेस है, इसी स्पेस के कारण अपने को हम बेंड कर सकते हैं। लेकिन अगर नोटोकार्ड रहता तो यह इतना हॉगड होता कि हम आगे की तरफ बेंड नहीं कर पाते। इसीलिए नोटोकार्ड जो वर्टिब्रेट्स हैं जिसमें बोन्स पाई जाती है, उसमें वर्टिब्रल कॉलम में ट्रांसफर हो गया, मतलब कन्वर्ट हो गया। इस तरह से ये जो लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है या जो क्लासिफिकेशन है एनिमल्स के, उसमें 6 अलग अलग पार्ट थे उसको बताया गया, आपको डिस्क्राइब किया गया। उसमें है और भी बहुत से ऐसे पार्ट हैं जिसको आप उसमें मेंशन किया जा सकता है। अब आप देखिए इस वीडियो को पूरा देखिए, इसको सब्सक्राइब करिए। सब्सक्राइब करने का फ़ायदा होगा, जितने भी वीडियो बनेंगे वो आपको उसकी इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। और इसके बाद भी इसी क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल के ही अलग अलग वीडियो, अलग अलग फाइलम के वीडियो बनाया जाएगा, और आप इसको देखते रहिए, लाइक करिए और साथ ही साथ इसमें कमेंट भी देते रहिए।